नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध हिरावार, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेत्वाभास। हेत्वाभास पदार्थ विज्ञान के सबसे कठिनतम टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स और कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स के सहारे इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको ये कठिन टॉपिक समझने में आसानी हो। हेत्वाभास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम हेत्वाभास की इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेत्वाभास को समझने के लिए हमें हेतु को समझना आवश्यक है। तो हेतु क्या है? हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सद हेतु और एक होता है असद हेतु। सद हेतु से हमें अनुमान का ज्ञान होता है और असद हेतु को हम हेत्वाभास कहते हैं। असद हेतु को ही हेत्वाभास कहा जाता है। ये जस्ट हेतु का आभास होता है। हेत्वाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, हेतु प्लस आभास। दैट मीन्स हेतु का आभास जिससे होता है उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। अनुमान को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। ये शब्द है हेतु, साध्य, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष और दृष्टांत। तो अनुमान में जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम एक क्लासिकल एग्जाम्पल और एक क्लिनिकल एग्जाम्पल साइड बाय साइड देखेंगे। तो जो क्लासिकल एग्जाम्पल हमें किताबों में देखने को मिलता है वो है जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। तो इस क्लासिकल एग्जाम्पल को हम देखेंगे और साथ साथ एक और एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो देखेंगे आम बात का। अब इस वीडियो को कई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, इसलिए मैं समझा देता हूँ कि आम बात क्या है। तो आम बात एक डिजीज है जिसको कई लोग रुमेटॉइड आर्थराइटिस से कंपेयर करते हैं, पर ये कंपेयर करना कितना सही है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट आप समझने के लिए इसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस समझ सकते हैं। तो आम बात में जो स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है वो होता है जानू शोथ, मीन्स नी जॉइंट में शोथ स्वेलिंग होती है और फिर ये स्वेलिंग बाकी जॉइंट्स में फैलनी स्टार्ट होती है। अब इसका एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि स्नेहन करने से इस शोथ में या इस वात व्याधि में उसकी पीड़ा बढ़ती है। जनरली वात व्याधि में स्नेहन से पीड़ा कम होती है, बट ये ऐसी वात व्याधि है आम बात जिसमें स्नेहन करने से पीड़ा बढ़ती है। तो इस पिक्यूलर फीचर को हम इस एग्जांपल में यूज करेंगे। तो दो एग्जांपल, एक धुएं और अग्नि का और एक एग्जांपल आम बात का, हम इस साइड बाय साइड देखेंगे जिससे हम हेत्वाभास को समझ सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले शब्द की ओर जो है हेतु। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो वीडियो है, एक जिसमें पहाड़ है जिसमें से धुआं निकल रहा है। अब इस धुएं को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस पहाड़ के पीछे आग जली होगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आग को प्रूव करने के लिए हम धुएं का सहारा ले रहे हैं। तो आग हमारा है साध्य और ये जो धुआं है उसको हम कहते हैं हेतु। तो साध्य को जिस चीज के आधार पर सिद्ध किया जाता है उसे हम हेतु कहते हैं। तो इस उदाहरण में हेतु होगा धुआं। वही हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है आमवाद का, वहां पे हमारा हेतु होगा कि ऐसी शोध जिसमें स्नेहन करने से उपशय नहीं मिलता, उपशय का अर्थ है आराम नहीं मिलता, उसे हम आमवाद कहेंगे। तो आमवाद वाले एग्जाम्पल में हमारा हेतु हुआ स्नेहन करने पर भी उपशय का न मिलना। दूसरा शब्द है साध्य। तो धुएं और अग्नि के उदाहरण में साध्य है अग्नि और आमवाद वाले उदाहरण में साध्य है आमवाद, क्योंकि धुएं से हम अग्नि को प्रूव कर रहे हैं और स्नेहन से यानी तेल लगाने से उपशय न मिलना, इससे हम आमवाद को प्रूव कर रहे हैं। तो अग्नि और आमवाद ये हमारे साध्य हैं। अब हम हमारे तीसरे शब्द व्याप्ति को समझने की कोशिश करते हैं। व्याप्ति होती है हेतु और साध्य के बीच का जो अविनाभाव संबंध है, हेतु और साध्य के बीच का जो संबंध है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। तो ये व्याप्ति हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम क्या करते हैं, बार बार उस हेतु और साध्य को, जैसे कि उस धुएं और आग को बार बार अलग अलग जगह हम साथ में देखते हैं।
फिर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जहां जहां वो अग्नि है या जहां जहां वो धुआं है वहां वहां आग है, ये हम व्याप्ति बनाते हैं। तो इस धुएं और आग के संबंध को या फिर इस हेतु और साध्य के संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं। तो हमारे इस उदाहरण में धुएं और अग्नि के संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं, और हमारे दूसरे उदाहरण में कि स्नेहन से उपशय न मिलना और आमवाद के संबंध को हम व्याप्ति कहेंगे। हमारा चौथा शब्द है पक्ष। तो पक्ष वो जगह है जहां पे हम हेतु से साध्य को प्रूव करते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो पर्वत ऐसी जगह है जहां पे हम धुएं से अग्नि को प्रूव कर रहे हैं। तो इस उदाहरण में पर्वत जो होगा या पहाड़ जो है वो हमारा पक्ष है, और दूसरे उदाहरण में रोगी जो होगा वो हमारा पक्ष होगा, क्योंकि हम रोगी में ही स्नेहन से अनुपशय देखकर आमवाद को प्रूव कर रहे हैं, इसलिए दूसरे उदाहरण में आमवाद जो है वो है पक्ष। हमारा अगला वर्ड है सपक्ष। तो सपक्ष ऐसा पक्ष है या ऐसा स्थान है जहां पे हेतु से साध्य निश्चित सिद्ध होता है। मीन्स धुएं से अग्नि निश्चित सिद्ध होगी, और वो पक्ष वो सपक्ष है रसोई घर। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि किचन में जब भी धुआं हम देखते हैं वहां पे आग जरूर होती है, तो अग्नि के लिए रसोई घर सपक्ष होगा। अब हम देखेंगे कि विपक्ष क्या होता है। तो विपक्ष ऐसा पक्ष है या ऐसा स्थान है जहां पे हेतु से साध्य निश्चित सिद्ध नहीं होता। मीन्स वहां पे उस हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होता, साध्य का अभाव ही वहां पे होता है। दैट मीन्स कि जैसे आग वहां पे नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। अगर धुआं देखते हैं तो आग वहां पे निश्चित नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ हो सकता है? वो एग्जाम्पल है जलाशय या फिर कोई भी वाटर बॉडी, क्योंकि पानी में आग नहीं हो सकती, इसलिए हम पानी को या जलाशय को विपक्ष कहेंगे। तो आमवाद के संदर्भ में सपक्ष और विपक्ष क्या होंगे? तो आमवाद के संदर्भ में जो हमने पहले देखे हुए आमवाद के रोगी, उनको हम सपक्ष कह सकते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे हम आमवाद के संदर्भ में विपक्ष कह सकते हैं। और अब लास्ट वर्ड है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को समझ में आए। तो धुएं और अग्नि के एग्जाम्पल में उदाहरण होगा या दृष्टांत होगा रसोई घर, और आमवाद के केस में दृष्टांत होगा हमारा पुराना आमवाद का कोई रोगी। तो इस तरह से हमने अनुमान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को समझा। और यदि आप ऐसे ही और क्लिनिकल एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी बुक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, जो कि चौखंबा पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, उसे आप देख सकते हैं। देखेंगे कि सदहेतु के क्या लक्षण होते हैं। तो हेत्वाभास को समझने के लिए सदहेतु समझना आवश्यक है। दैट मीन्स कि हेतु के आभास को समझने के लिए हेतु का समझना आवश्यक है। अनुमान में हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना हेतु के आप अनुमान नहीं कर सकते, मीन्स बिना धुएं के आप आग को प्रूव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हेतु या सदहेतु को समझना आवश्यक है। तो इस सदहेतु के 5 प्रमुख लक्षण हैं: पक्षे सत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, अबाधित विषयत्वम और असत प्रतिपक्षत्वम। पक्षे सत्वम का अर्थ है कि हेतु का पक्ष पर होना, मीन्स धुएं का पर्वत पर होना। यदि धुआं पर्वत पर होगा ही नहीं तो आप पर्वत पर आग को प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हेतु का लक्षण है पक्षे सत्वम। सदहेतु का दूसरा लक्षण है सपक्षे सत्वम। सपक्ष का अर्थ है कि जहां साध्य निश्चित होता है, मीन्स जहां पे अग्नि निश्चित होगी वहां पे धुएं का होना, मीन्स अग्नि युक्त पर्वत पर धुएं का होना सपक्षे सत्वम कहलाएगा। विपक्षे असत्वम का अर्थ है कि हेतु का विपक्ष पर न होना। विपक्ष ऐसा स्थान होता है जहां पे साध्य निश्चित नहीं होता, मीन्स जहां पे अग्नि निश्चित नहीं होगी, मीन्स जहां अग्नि नहीं है वहां धुएं का भी न होना। सपोज अगर हेतु पक्ष और विपक्ष दोनों पे होगा तो हम उसे हम सदहेतु नहीं कहेंगे, उसे हम हेत्वाभास कहेंगे। जो हम हेत्वाभास के अगले पार्ट में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो सदहेतु का तीसरा लक्षण है हेतु का विपक्ष पर न होना, दैट इज विपक्षे असत्वम। हेतु का अगला लक्षण या सदहेतु का अगला लक्षण है अबाधित विषयत्वम। मीन्स
हेतु का किसी कारणवश न दिखाई देना। सपोज उस धुएं के सामने कोई पेड़ आ जाता है और उस पेड़ के कारण हम उस धुएं को नहीं देख सकते, या फिर हमारे आंखों की कमजोरी है जिस कारण से हम धुएं को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बाधित विषयत्वम। तो सपोज ऐसी कोई बाधा का न होना अबाधित विषयत्वम कहा जाता है। तो सदहेतु का एक लक्षण है अबाधित विषयत्वम। सदहेतु का आखिरी लक्षण है असत प्रतिपक्षत्वम। इसका अर्थ है कि प्रतिपक्षी का न होना, हेतु के सामने प्रतिपक्षी का ना होना। प्रतिपक्षी मीन्स ऐसी कोई चीज जो साध्य के अभाव को प्रूव करे, मीन्स साध्य के एब्सेंस को प्रूव करे। सपोज पर्वत पर बारिश भी हो रही है, तो ये बारिश ऐसा हेतु है जो आग के एब्सेंस को प्रूव करेगी, मीन्स बारिश की वजह से आग बुझ जाएगी। तो अगर आप कहीं पर्वत पे धुआं और बारिश दोनों देख रहे हैं, तो वहां पे अगर धुएं से आप आग को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि उस बारिश से वो आग बुझ गई हो। तो इसे हम कहेंगे असत प्रतिपक्षत्वम, मीन्स प्रतिपक्षी का न होना, ये सदहेतु का लक्षण है। इस तरह से हमने सदहेतु के लक्षण देखे। अब अगले पार्ट में हम हेत्वाभास के टाइप्स देखेंगे। तब तक आप एक चीज कर सकते हैं, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूं, उस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजोन की लिंक डाली है, वहां से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक के नमस्कार।